हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल डीप स्टडी विद दीपक पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे यूट्यूब चैनल पे जो डायनेस्टी, ठीक है, जो डायनेस्टी चल रही है, अभी चंद डायनेस्टी चल रही थी, उसका आज फाइनल पार्ट है। ठीक है, यानी पार्ट थर्ड इसका है। पार्ट थर्ड है इसमें जो चंद वंश है। ठीक है, पार्ट थर्ड यानी आज कंप्लीट हो जाएगा। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके सभी एग्जाम्स के लिए। तो इसमें मैं ऑब्जेक्टिव जो है वो कल लेके आऊँगा, या हो सकता है इसी में आज सेकंड सीरीज इसका डाल दूँ। ठीक है, ये फाइनल है। जो मैं डीप आप लोगों को यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ ना, डीप आप लोगों को बढ़ा रहा हूँ मैं, जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसमें कुछ ज़्यादा ही, तो इसमें आप लोगों को पूरा डिटेल वाइज मिलता है। तो इसका जो है ये थर्ड पार्ट है। ठीक है, जो फाइनल है। उसके बाद मैं आप लोगों को कुनिंद वंश पढ़ाऊंगा, और भी सारे जो वंश हैं उत्तराखंड में वो पढ़ाऊंगा, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो अभी एग्जाम्स आने वाले हैं। लेखपाल, पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड और उत्तराखंड वन रक्षक, पुलिस कांस्टेबल, पुलिस एसआई, और इसके बाद उससे पहले ये नेक्स्ट मंथ 3 अप्रैल को अपर पीसीएस का है। उसमें काफ़ी ये महत्वपूर्ण सिद्ध हो गया आप लोगों के लिए, काफ़ी अच्छी साबित होगी जो इस सीरीज चला रहा हूँ मैं। ठीक है, तो अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, अगर हमारी वीडियो अगर आप पसंद करते हैं, ठीक है, तो उसको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें उस पर। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए आते हैं आज के टॉपिक पे। देखिए, पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, और उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव मैं लेके आऊँगा इसी का, तो वो आप लोगों को उसमें थोड़ा और ज़्यादा डीप में आप लोगों को बताऊँगा। ठीक है, तो इसको अगर ध्यान से आप देखोगे तो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तिरुमल चंद, ठीक है, इससे पहले के जो शासक थे मैंने वो आप लोगों को पढ़ाते हैं। ठीक है, और ये तिरुमल चंद आप लोगों को बताता हूँ। तो दोस्तों, ये जो तिरुमल चंद है इसके बारे में बताता हूँ मैं थोड़ा। देखिए, लक्ष्मी चंद के पश्चात उसका योग्यतम पुत्र तिरुमल चंद गद्दी पर बैठा था। हालांकि जो लक्ष्मी चंद है, ठीक है, 1621 तक उसका शासन रहता है, 1597 से 1621 तक। ठीक है, उसका जो पापा होते हैं, मतलब पिताश्री जो होते हैं, वो रुद्रचंद होते हैं। रुद्रचंद के दो पुत्र होते हैं, लक्ष्मीचंद और ये शक्ति गोसाई। ठीक है, तो लक्ष्मीचंद के 22 पुत्र होते हैं, उसमें से जैसे दिलीप चंद, तिरुमल चंद, रायरण चंद, नीला गोसाई। ठीक है, तो ये उनके जो मुख्य मुख्य जो योग्य पुत्र हैं लक्ष्मीचंद के, वो हैं। तो इसमें इसके बाद जो है योग्यतम पुत्र जो है तिरुमल चंद गद्दी पर बैठा है। ठीक है, तिरुमल चंद ने इसका जो टाइम पीरियड है ना, ये है, देखिए, 1625 से 1638 ईस्वी। तो यहाँ पे तिरुमल चंद ने गढ़वाल अभियान में अपने पिता की पूरी सहायता की थी। ठीक है, पूरी सहायता की थी। गठियोड़ा ताम्रपत्र से पता चलता है कि चंद वंश में आंतरिक ग्रह क्लेश की घटना घटित हुई थी। ठीक है, तो 1616 से युवराज के रूप में 5 वर्ष तक शासन किया। ठीक है, क्योंकि लक्ष्मीचंद बूढ़ा हो गया था। ठीक है, बूढ़ा हो गया था, तो उसका जो युवा पुत्र है उसने करा, उसका उत्तराधिकार जो था। ठीक है, तो लक्ष्मीचंद बूढ़ा हो गया था, लेकिन लक्ष्मीचंद की मृत्यु के बाद, ठीक है, 1621 में दिलीप चंद गद्दी पर बैठता है। 1624 तक शासन करता है। 1624 के बाद विजय राजा बनता है। ठीक है, और वह केवल 2 वर्ष ही शासन कर पाता है, और एक षड्यंत्र में वो मारा जाता है। उसके बाद क्या होता है कि षड्यंत्र का रचिता श्री तिरुमल चंद होता है। ठीक है, समझ रहे हो ना, यहाँ पे तिरुमल चंद होता है, उसी का भाई। तो विजय चंद की मृत्यु के पश्चात 1625 ईस्वी में से तिरुमल चंद वास्तविक शासक के रूप में 1638 तक शासन करता है। ठीक है, आपसी लड़ाई की वजह से क्षेत्रीय शक्तियों ने विद्रोह कर दिया था, और आंतरिक ग्रह क्लेश निपटने के बाद तिरुमल चंद सबसे पहले छकाता, ठीक है, भीमताल के निकट एक स्थान है छकाता, और ध्यानीरो के खसों के विद्रोह को दबाया और शासन में स्थिरता स्थापित की। ठीक है, ये जो किसकी बात कर रहे थे हम यहाँ पे, तिरुमल चंद की बात। ठीक है, 1625 से 1638 इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ऐसे ही पूछता है। ठीक है, 1625 से 1638 तक। ठीक है, किसका पुत्र था, ये था तुम्हारा लक्ष्मी चंद का। ठीक है, लक्ष्मी चंद किसका पुत्र था, रुद्रचंद का पुत्र था। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद कौन आता है, बाज बहादुर चंद। ठीक है, इसके बाद बाज बहादुर चंद आता है। इसके बारे में देखिए, ये 1638 से 78, यानी 40 और 30 70 78, यानी 40 साल शासन करता है। कौन करता है 40 साल शासन, 40 ईयर्स। ठीक है, 40 ईयर्स ये शासन करता है,
40 ईयर शासन करता है कौन? बाज बहादुर चंद। तो देखिए इसके बारे में, इसका जो टाइम पीरियड आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर मैं कहूँ तो इसमें जो चंद वंश चल रहा है, मैं चंद वंश, मैंने ये जो चंद डायनेस्टी पढ़ाई ना, इसमें से 10 या 12 शासक इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मतलब वहाँ से फैक्ट पूछता ही पूछता है। उसमें से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बाज बहादुर चंद है। ठीक है, जैसे मैंने लक्ष्मी चंद पूछा, आप लोगों को रुद्रचंद पूछा, बाज बहादुर चंद पूछा। ठीक है, और जैसे कल्याण चंद है, भीष्म चंद है, ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट शासक है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शासक हैं। ठीक है, तो बाज बहादुर चंद दिल्ली के सुल्तान शाहजहाँ और औरंगजेब के समकालीन था। ठीक है, यानी जब कुमाऊं में जब चंद वंश चल रहा था ना, उस समय बहादुर चंद का शासन था। तो उसी टाइम ठीक उसके अपोजिट में अगर हम वहाँ की बात करें, मुगलों की बात करें, तो उस समय शाहजहाँ और औरंगजेब का भी टाइम पीरियड था। ठीक है, उसके समकालीन थे। तो बाज बहादुर एक प्रतापी शासक था। उसने साम्राज्य विस्तार की नीति को अपनाया। शुरुआती शासन काल में 84, ठीक है, शुरुआती शासनकाल में 84 माल अर्थात तराई क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था, जबकि वह दिल्ली के बादशाहों द्वारा अधिकृत क्षेत्र था जहां से उन्हें कर प्राप्त होता था। ठीक है, जिसके बाद उसने शाहजहाँ को चौवर, कस्तूरी, निर्विसी, गजसा, घोड़े, खांडा, खुकरी तथा सोने चांदी के बर्तन भेंट करने पड़े। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए भेंट करने पड़े। 84 कोस में अधिकार होने से चंद राजाओं को प्रतिवर्ष 9 लाख रुपए की आमदनी होती थी। ठीक है, 84 कोस में अधिकार होने से चंद राजाओं को प्रतिवर्ष 9 लाख रुपए की आमदनी होती थी वहाँ पे 84 कोस में। ठीक है, तो शाहजहाँ ने गढ़वाल पर आक्रमण किया था। शाहजहाँ ने गढ़वाल पर आक्रमण किया था, जिसमें बाज बहादुर चंद ने मदद की। शाहजहाँ ने गढ़वाल पर आक्रमण करा और जिसमें बाज बहादुर ने मदद की। इसके बाद बाज बहादुर चंद को भी जमींदार की पदवी मिल गई थी इसके बाद। ठीक है, तो मतलब एक मैं आप लोगों से क्वेश्चन करता हूँ इसमें, मैंने आप लोगों को पहले फैक्ट भी पढ़ा रखा है उसमें। तो इसमें क्या होता है ना, जैसे इसके समकालीन तो शाहजहाँ, ठीक है, तो समकालीन कौन कौन से थे इसके, मैंने यहाँ पे पढ़ाया आप लोगों को कौन कौन थे इसके समकालीन। औरंगजेब और शाहजहाँ, यानी शाहजहाँ का जो पुत्र था औरंगजेब वो था ना। तो इसमें क्या होता है कि इसको जमींदार की पदवी भी मिलती है, देखिए इसकी मदद करने की वजह से, और इसको एक उपाधि और देता है, बहादुर की उपाधि भी इसको मिलती है। ठीक है, बहादुर की उपाधि, बहादुर हो गया और जमींदार, ये दोनों उपाधियाँ किसको देता है ये किसको देता है? बाज बहादुर चंद को। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसको नोटिस करें, यहाँ स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट, बाद में बाज बहादुर चंद ने एक सुव्यवस्थित शासन व्यवस्था स्थापित की और अपने यादगार में तराई क्षेत्र में बाज बहादुर नगर की स्थापना की, यानी बाजपुर नगर की स्थापना की। अभी भी वर्तमान में है। ठीक है, बाजपुर, उधम सिंह नगर ये पड़ता है। तो बाज बहादुर ने साम्राज्य विस्तार में अहम भूमिका निभाई थी। चंदू वंश में एक इतना ज़्यादा विस्तार करा था इसने, बहुत ज़्यादा विस्तार करा था। ठीक है, इसने बहुत सारा इतिहास है, इसमें मैंने शॉर्ट ट्रिक आप लोगों को थोड़ा जो इतिहास आप लोग समझ सको इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है, यहाँ पे उस तरीके से मैंने यहाँ पे एक्सप्लेशन कर रखा है, व्याख्या कर रखा है। ठीक है, यहाँ पे उस तरीके से मैंने यहाँ पे बना रखा है। तो देखिए मैं उसके अलावा भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा डीप में आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा जो फैक्ट है। ठीक है, तो समस्त तराई क्षेत्र पर कब्जा करने के बाद गढ़वाल पर भी हमला किया और कत्यूर कुंवरों को गढ़वाल जाने पर मजबूर किया था। ठीक है, क्या कह रहा है कि गढ़वाल पर हमला किया और कत्यूर कुंवरों को गढ़वाल जाने पर मजबूर किया गढ़वाल से। ठीक है, यहीं पर एक प्रसिद्ध घटना घटित होती है। ठीक है, प्रसिद्ध घटना घटित होती है, यहीं पे एक प्रसिद्ध घटना घटित होती है। ठीक है, जो घटना घटित होती है उसके बाद मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। तो दोस्तों इसके अलावा जो महत्वपूर्ण काम रहे ना चंदवंश में, ठीक है, जो ये चंदवंश में ये था, तो इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बताता हूँ। तो जैसे बाज बहादुर ने क्या करा, ये पहला ऐसा शासक था जिसने जजिया कर लगाया था। जजिया कर पता है ना आप लोगों को, जजिया कर किसने लगाया था मुगल में? तो जजिया कर इसने लागू कराया था उत्तराखंड पे। ठीक है, यहाँ पे शॉर्टली में लिखा है मैंने उत्तराखंड। और इसने क्या करा था, नमक कर भी लगाने वाला ये पहला शासक था, नमक कर। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। ठीक है, और ये बाज बहादुर चंद जो है चंद वंश का सबसे प्रतापी शासक था। इसके अलावा इसने
एक जो पिथौरागढ़ में एक हथिया देवल मतलब एक मंदिर टाइप की स्थापना करी थी, जो एक हथिया देवल मंदिर था। तो उसकी जो बनावट है ना, उसकी जो बनावट है, कहा जाता है कि जो महाराष्ट्र में एलोरा मंदिर है ना, उसकी तरह है। ठीक है, मतलब एक ही पत्थर पे, पूरा एक ही पत्थर पे बनाया गया है, मतलब एक ही पत्थर में उतना अच्छा डिजाइन ऐसा कराया गया है। तो इसके पीछे भी बहुत सारा डिजाइन है, मैं उतना ज़्यादा यहाँ पे ज़्यादा डीप जाऊँगा नहीं। ठीक है, मैंने कुछ वीडियो में आप लोगों को इसके बारे में बताया है। ठीक है, आगे को कभी इस टाइप का फैक्ट मिलेगा तो मैं वो चीज़ें और बताऊँगा, क्योंकि जितना मैंने यहाँ पे और भी ज़्यादा फैक्ट लिखे हुए हैं, मैं ज़्यादा और ज़्यादा डीप जाऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी। ठीक है, और ये बाज बहादुर चंद के बारे में, जैसे कि इसने बाजपुर नगर की स्थापना की थी और इन्होंने गूंठ नामक भूमि दान प्रारंभ करवाया था इसने। ठीक है, और ये बाज बहादुर चंद को बूढ़ा अत्याचारी शासक भी कहा जाता था। ठीक है, बूढ़ा और अत्याचारी शासक भी इसको कहा जाता था। और इसने एक शिरती कर लगाया था भोटियों पर। ठीक है, भोटियों हो गया और हुड़ियों पर शिरती कर लगाया था। हालांकि शिरती कर जो है किसने लागू किया था, ये बहुत मतलब ये लक्ष्मी चंद का भी मिलता है। ठीक है, शिरती कर। ठीक है, तो शिरती कर तो बाद में गोरखा लोग भी लगाते हैं, ये भी फैक्ट है, आप लोग याद करें इसको। ठीक है, और इसके बाद जैसे इसने एक प्रतिमा अल्मोड़ा ले भी ली थी। किसने ली थी, तो ज्ञानचंद भी था एक। ठीक है, जो नंदा देवी की प्रतिमा है ना, बधाणगढ़ से वो नंदा देवी की जो प्रतिमा थी, इसने वो अल्मोड़ा में स्थापित की थी बाज बहादुर चंद ने। ठीक है, और ज्ञानचंद ने भी, ये दो ऐसे शासक थे। ठीक है, ये फैक्ट है यहाँ पे, फैक्ट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ज्ञानचंद है, ठीक है, ज्ञानचंद और बाज बहादुर चंद, बाज बहादुर चंद, ये दोनों ने प्रतिमा वहाँ ले गए अल्मोड़ा और वहाँ स्थापित की थी। ठीक है, बहुत सारे फैक्ट हैं इसके बारे में तो दोस्तों। ठीक है, और इसने और ऐसा क्या काम कराया था, और इसके बारे में एक नया फैक्ट और है कि 2019 में, ठीक है, 2019 में मतलब अगस्त 2019 में बाज बहादुर और रुद्रचंद के ताम्रपत्र ये वहाँ मिले थे। ये मिले थे तुम्हारे स्यालदेव ब्लॉक है ना, ये अल्मोड़ा में है स्यालदेव ब्लॉक। तो वहाँ तिमली गांव में, गांव से यहाँ मतलब जो तिमली गांव है, स्यालदेव तिमली गांव, तो वहाँ से प्राप्त हुए हैं ये जो ये ताम्रपत्र है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, और मठपाल मंदिर की रक्षा करने वाला भी इसको कहा जाता है। ठीक है, और बहुत सारे फैक्ट हैं। और इसने एक जो पीनाथ मंदिर है, ठीक है, पीनाथ मंदिर भी इसने बनवाया था। और इसने जो घोड़ाखाल गोलू देवता मंदिर का निर्माण भी कराया था। ठीक है, घोड़ाखाल का है, नैनीताल में है ना, तो वहाँ भी इसने गोलू देवता का मंदिर का निर्माण कराया था। दोस्तों देखिए, गोलू देवता का मंदिर मैंने आप लोगों को बताया था, नैनीताल में मिलता है, अल्मोड़ा मिलता है और चंपावत में भी मिलता है इसका मंदिर। ठीक है, अलग अलग वजह है, अलग अलग कारण है। और बाज बहादुर चंद जो है किसका पुत्र था, नीला गुसाई का। ठीक है, नीला गुसाई किसका पुत्र था, चंद, ये क्या कहते हैं, लक्ष्मी चंद का पुत्र था। ठीक है, लक्ष्मी चंद का पुत्र कौन होता है, नीला गुसाई होता है। और नीला गुसाई का पुत्र कौन होता है, ये होता है बाज बहादुर चंद। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट शासक भी है ये। और इसका क्या हो गया, वो दादा हो गया। ठीक है, दादाजी हो गए उसके, किसके, बाज बहादुर चंद के दादाजी हो गए कौन, लक्ष्मी चंद। ठीक है, तो समझने के लिए आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ, ये नहीं पूछेगा कि उसके दादा कौन है। ठीक है, तो देखिए तिलो रतेली की इससे संबंधित अब जो कहानी है मैं यहाँ पे आप लोगों को बताता हूँ थोड़ा। तिलो रौतेली, इसको तिलोत्तमा देवी भी कहा जाता है। गढ़वाल के एक थोकदार यानी प्रमुख सभासद रावत भूपी सिंह की पुत्री थी। जब राजा बाज बहादुर चंद, ठीक है, जब राजा बाज बहादुर चंद द्वारा कत्यूरी कुंवरों को गढ़वाल की तरफ खदेड़ा गया था, कत्यूरी कुंवर जो कुंवर थे उनको गढ़वाल की तरफ खदेड़ा गया था, तब गढ़वाल में कत्यूरियों ने लूटफूट मचानी शुरू कर दी थी। ठीक है, जब ये उसको खदेड़ रहा था तो गढ़वाल में कत्यूरियों ने लूटपाट मचानी शुरू कर दी थी। उस समय गढ़वाल में परमारों का शासन था, गढ़वाल में परमारों का शासन था ना, जब चंदवंश का कुमाऊं में था, तो उस टाइम की बात है ये। तो कत्यूरियों के आतंक को रोकने के लिए गढ़वाली सैनिक आए, तो दोनों के बीच घमासान युद्ध हो गया था। ठीक है, कत्यूर के आतंक को रोकने के लिए गढ़वाली सैनिक आए तो दोनों के बीच घमासान युद्ध हो गया, और उस युद्ध के दौरान रावत भूपसिंह के दोनों पुत्रों की मृत्यु हो गई। ठीक है,
उसके दोनों पुत्रों की मृत्यु हो गई। यानी किसके, तब भाइयों की मौत का बदला लेने के लिए तीलू रौतेली, जो कि मात्र 15 वर्ष की थी। कहने का मतलब ये, इसके पापा जो थे भूपति से, ठीक है, रावत भूपी सिंह इसके पिताजी थे, उनके दो पुत्र थे, इसके दो भाई थे। तब वो क्या हो गया था, वो मृत्यु हो गई थी उनकी इसी घमासान युद्ध में, ठीक है। इस युद्ध में मतलब उसके दोनों पुत्र मर गए। यानी जो तीलू रौतेली है उसके भाई, यानी उस टाइम तीलू रौतेली की जो आयु थी, एज थी, वो 15 वर्ष थी, ठीक है, 15 वर्ष थी उसकी एज। तो क्या होता है कि उसने सबसे पहले बिखरी हुई सेना को एकत्रित किया। कोली, राजपूत, रावत, नेगी, सजवाण, असवाल आदि जातियों को मिलाकर एक सुदृढ़ फौज को तैयार किया। और बरकिंडा में पहली लड़ाई में कुमाऊं के उपद्रवियों को राज्य सीमा से बाहर खदेड़ दिया, ठीक है। उसने लगातार 7 वर्ष तक राज्य सीमा की सुरक्षा के लिए संघर्ष किया। यानी 25 और 22, 15 और 7 कितना होता है, 22 साल, ठीक है। तो उस टाइम तक जब 22 एज हो चुकी थी उसकी, 3 बड़े युद्ध लड़े उसने। बरकिंडा में पहली लड़ाई लड़ी, उसके पश्चात ही देघाट, ठीक है। तो देघाट कहाँ है दोस्तों, ये देघाट अल्मोड़ा है ना, देघाट अल्मोड़ा। और ये तमाढो धान और टकोली खाल में नियंत्रण स्थापित किया। कैसे कैसे नाम होते हैं ना पुराने, देखिए आप। तो देखिए उसके बाद क्या होता है कि कलिंगा खाल प्रसिद्ध दूसरी लड़ाई में गढ़वाल की इस सेनानी कुमाऊं की सेना के छक्के छुड़ा दिए और अंतिम युद्ध खैरागाड़ पर हुआ, और जिसमें विजय प्राप्त की, ठीक है। इस प्रकार शत्रुओं के विरुद्ध युद्धरत रहने वो अपने देश की आन बान शान के लिए अपनी जान की बाजी लगा चुकाने के बाद यह वीरांगना थकी हारी पूर्वी नयार नदी में नहा रही थी, ठीक है। उतना वो कुछ करने के बावजूद, मतलब ये जो पूर्वी नयार नदी है वहाँ पे नहा रही थी, तभी एक शत्रु ने तलवार से उसकी गर्दन उड़ा दी थी, ठीक है। उस टाइम ऐसा हुआ था। तो तीलू रौतेली भारत के उन महान वीरांगनाओं में शामिल है जिन्होंने अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए रणभूमि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है। जैसे बहुत सारी वीरांगनाएं हैं, बहुत ऐसी महिलाओं का इतिहास है। तो मैं तो कहता हूँ कि इस पे भी एक ऐसा इतिहास है, ये ऐसी मूवी बननी चाहिए कि बहुत बड़ा इतिहास है इसका दोस्तों। यहाँ पे हम लोग कुछ फैक्ट ही यहाँ पे जान रहे हैं, ठीक है, काफ़ी लंबा इतिहास है इसका। तो तीलू रौतेली महिला सशक्तिकरण के लिए प्रेरणा देने वाली हस्ती है, इसलिए इस बात का ध्यान रखते हुए उत्तराखंड सरकार ने तीलू रौतेली पेंशन योजना प्रारंभ की थी, ठीक है। इसी के कारण पे, ठीक है, तीलू रौतेली जो पेंशन मिलती है ना, तो तभी प्रारंभ की थी सरकार ने, जिसका उद्देश्य खेतों में काम करने के दौरान हुई विकलांग महिलाओं का आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ठीक है। यहाँ पे समझ रहे हो ना। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए साफ साफ हिंदी में अच्छे से लिखा है मैंने, यहाँ पे कोई ऐसी लैंग्वेज में, यहाँ पे कोई टफ लैंग्वेज, डिफिकल्ट लैंग्वेज यहाँ पे वो नहीं कर रहा, मैं यूज़ नहीं कर रहा, ठीक है। तीलू रौतेली को गढ़वाल की झांसी भी कहा जाता है, और गढ़वाल में 8 अगस्त को इनकी जयंती मनाई जाती है, ठीक है। इसको तीलू रौतेली को गढ़वाल की झांसी की रानी कहा जाता है ना। तो कुमाऊं में झांसी की रानी किसे कहा जाता है, आप कमेंट के जरिए बताइए। उसका भी काफ़ी लंबा इतिहास है, मैंने काफ़ी बार आप लोगों को उसके बारे में भी बताया, ठीक है। गढ़वाल में 8 अगस्त को इनकी जयंती मनाई जाती है, ठीक है, 8 अगस्त को इनकी जयंती मनाई जाती है गढ़वाल में। इन्होंने 13 गणों पर विजय प्राप्त की थी और मात्र 22 वर्ष की उम्र में वीरगति प्राप्त हो गई थी, वीरगति प्राप्त की थी वीरगति को। तो देखिए यहाँ पे बाज बहादुर चंद द्वारा कराए गए कार्य जो थे, बाज बहादुर चंद ने कैलाश मानसरोवर के तीर्थ यात्रियों के लिए 1673 ईस्वी, मैंने अभी यहाँ पे आप लोगों को कुछ बताया भी दिया फैक्ट, इसमें गूढ़ भूमि दान दी थी इसने। गूढ़ उस भूमि को कहते हैं जिसे मंदिरों की देखभाल में खर्च होने वाले अनाज, ठीक है, गूढ़ उस भूमि को कहते हैं जिसमें मंदिरों की देखभाल में खर्च होने वाले अनाज आदि व्यवस्था के लिए पुजारियों को दिया जाता है, उसको कहा जाता है, ठीक है। और भोटियों व सोगाओं द्वारा बाथ तिब्बत को दी जाने वाली दस्तूर कर को पर रोक लगाए थे, ठीक है। और इम्पोर्टेंट है, बाज बहादुर चंद द्वारा थल यानी पिथौरागढ़ एक हथिया देवल मंदिर बनाया गया था, थल पे, ठीक है, एक हथिया देवल मंदिर जो पिथौरागढ़ में भी बनाया था मैंने, मतलब उस टाइम पे बनाया था, ठीक है। जिसकी जो तुलना है किससे करी थी, ये जो एलोरा का है ना मंदिर, उस कैलाश मंदिर, एलोरा का जो कैलाश मंदिर है उसके साथ इसकी तुलना की गई थी, जो महाराष्ट्र में, ठीक है। इसे एकाश मंदिर भी कहा जाता है क्योंकि मंदिर को एक बड़े पत्थर से
तराश कर बनाया गया था। सी कि एक ही पत्थर को तराश करके बनाया गया था। इसकी बनावट एलोरा के मंदिर जैसी है, इसलिए इसे कुमाऊं का एलोरा मंदिर भी कहा जाता है। इसीलिए इसको कुमाऊं का एलोरा मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है, कुमाऊं का एलोरा मंदिर किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है कुमाऊं का एलोरा मंदिर, तो एकहत्या देवल को। ठीक है, उसके बाद उद्योग चंद। तो दोस्तों देखिए नेक्स्ट जो यहाँ पे पॉइंट है या नेक्स्ट जो नेक्स्ट शासक है तो ये है उद्योग चंद। ठीक है, 1678 से इसका जो टाइम है ना, 1678 से 1691 है। तो कहीं कहीं इसका जो टाइम पीरियड है 1698 मिलता है। ठीक है, 6-7 साल पीछे आगे पीछे है इसका। ठीक है, तो मतलब जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो लगभग सही है, क्योंकि मैंने बहुत सारी किताबों से या मतलब जो अच्छे राइटर हैं उनकी किताबों से ऐसा लिया है। तो अलग अलग राइटरों का अलग अलग है। ठीक है, जहाँ पे ऐसा डाउट है मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि सन का ये है करके। ठीक है, उद्योग चंद गढ़वाल में मैथिनी शाह और डोटी नेपाल का राजा देवपाल के समकालीन था। चंद राजाओं में भारती चंद के बाद दूसरा राजा जिसने नेपाल पर आक्रमण कर वहीं की ग्रीष्मकालीन राजधानी अजमेरगढ़ पर अधिकार किया। अजमेरगढ़ पर अधिकार किया। नाम से ही प्रचंड उद्योग चंद गद्दी पर आसीन होते ही गढ़वाल पर आक्रमण कर दिया। इसके समय गढ़वाल में मेदिनी शाह और डूटी नेपाल का राजा देवपाल के बीच उद्योग चंद को हराने और उसके राज्य पर कब्जा करने की संधि हुई। ठीक है, उद्योग चंद के राज्याभिषेक के 2-3 वर्ष के अंदर ही दोनों शासकों ने कुमाऊं में आक्रमण कर दिया। मेदिनी शाह ने दूनागिरी व दोराहाट पर हमला कर दिया था। ठीक है, मेदिनी शाह ने, तो मेदिनी शाह कौन था, मैंने आप लोगों को बहुत बार बता दिया है किसका पुत्र था ये। ठीक है, और इसने क्या करा था, देखिए ये जो दूसरी तरफ डोटी नरेश देवपाल ने चंदू की पुरानी राजधानी चंपावत पर हमला कर उस पर अधिकार कर लिया। उद्योग चंद कुशल और प्रतापी शासक था। उसने कुछ ही समय बाद दोनों राजाओं को राज्य सीमा से बाहर खदेड़ दिया और कुशल प्रशासन व्यवस्था स्थापित की। राज्य की सीमा द्वाराहाट, दूनागिरी, चंपावत, सोर, ठीक है, और ब्रह्मदेव में छेवनी छावनी स्थापित कर दी, सैनिक छावनी। ठीक है, स्थापित की। देवपाल और उद्योग चंद के बीच लंबे समय तक संघर्ष और आक्रमण होते रहे, जिसमें उद्योग चंद सदैव विजयी होता था। ठीक है, एक उद्योग चंद अजमेरगढ़ की विजय से वापस अपनी राजधानी आ रहा था, तो डूटी नरेश ने पुनः सीमाओं पर उपद्रव करना प्रारंभ कर दिया और तब उद्योग चंद को पुनः डूटी पर चढ़ाई करनी पड़ी। और इस बार आक्रमण में कुमाऊनी सेना ने उसे शीतकालीन राजधानी जुराइल दिवापाल, ठीक है, दिवापाल से भी भगाकर देश के खैरागढ़ नामक किले में शरण लेने पर मजबूर कर दिया। उद्योग चंद ने के सेनापति का नाम हीरू देवबा है। ठीक है, हीरू देवबा इसकी सेनापति का नाम। और जो दूसरा सेनापति है इसका, एक सेनापति और था जो, उसका नाम क्या था, एक तो हीरू देवबा था ना, तो दूसरा कौन था, वो था मैसी साहू। मैसी साहू, ठीक है, मैसी साहू, ये थे, आप नोटिस कर सकते हैं इनको। तो इसमें इस बार आक्रमण कुमाऊनी सेना ने उसे शीतकालीन राजधानी जुराइल देवापाल से भगाकर देश के खैरागढ़ नामक किले में शरण लेने पर मजबूर कर दिया। उद्योग चंद के सेनापति का नाम हीरू देवा था, जो इस अभियान में मारा गया था, इसी अभियान में मारा गया था। ठीक है, तो इस तरह लगातार पराजय होने के कारण दोनों के बीच संधि हुई। संधि के अनुसार ये डूटी नरेश को कर देना था इसको। ठीक है, उद्योग चंद को कर देना था। तो 1696 ईस्वी में, ठीक है, 1696 ईस्वी में जब डूटी नरेश ने उद्योग चंद को कर देना बंद कर दिया तो उद्योग चंद ने डूटी पर पुनः आक्रमण कर दिया, लेकिन इस बार जुराइल दिवापाल कोट में भीषण संग्राम के बाद उद्योग चंद की हार हुई। उद्योग चंद को जान बचाने के लिए भागना पड़ा। सेना में भगदड़ मच गई। शिरोमणि जोशी के साथ जो सैनिक भाग नहीं पाए उनको सभी को मौत के घाट उतार दिया था। वो काफ़ी भीषण हुआ था उस टाइम। ठीक है, इस युद्ध में उद्योग चंद इतना दुखी हो गया कि उसने युद्ध करने से तौबा कर लिया और शांति की खोज में लग गया। से जीवन उसने धर्म कर्म में लगाना प्रारंभ कर दिया और मंदिर और पूजा पाठ में ध्यान केंद्रित कर दिया था इसने। ठीक है, ताम्रपत्र की अगर बात करें, ताम्रपत्र जो ब्रह्म ताम्रपत्र था ये पिथौरागढ़ से, ठीक है, ये थलमुआनी पिथौरागढ़ है ना जो क्षेत्र, तो वहाँ पे ताम्रपत्र से प्राप्त हुआ है कि इसमें उद्योग चंद की दाई माता की बीमारी का उल्लेख है। ठीक है, उद्योग चंद की जो दाई माता जो बीमारी है, मतलब जो दाई माता की बीमारी का उल्लेख है, जिसका इलाज राजवैद्य
वरदेव, ठीक है, वरदेव जोशी करते हैं। ढाई माता के ठीक हो जाने पर उद्योगचंद राजवैद को भूमिदान में दे देता है, जिसका उल्लेख इसमें किया गया है। कौन से वाले अभिलेख में किया गया है? इसी वाले में, ठीक है, जो ताम्रपत्र यहाँ पे मिलता है ना, ताम्र जो ब्रह्म ताम्रपत्र है मोहानी पिथौरागढ़ में, उसमें। बात चलती है ज्ञानचंद की, ठीक है। तो ज्ञानचंद 1698 से 1708, ठीक है। ये एकदम एक्यूरेट डेट है, हर किताबों में ये डेट मिलता है, ठीक है। ज्ञानचंद अपने पिता की ही भांति बलवान और तेजस्वी था, ठीक है। उद्योगचंद का पुत्र था ये, ठीक है, उद्योगचंद्र का पुत्र था ये। पहला ताम्रपत्र 1698 प्राप्त में होता है। तो पूर्वीवर्ती राजाओं की भांति ही इसने गढ़वाल पर आक्रमण किया था, जैसे पूर्वी लोग करते थे, पूर्वी राजा करते थे, उसी की भांति करा। तो गद्दी पर बैठने के बाद सबसे पहले आक्रमण पिंडर घाटी में करता है। पिंडर घाटी कहाँ है दोस्तों? आप बताइए पिंडर घाटी कहाँ है, ठीक है। पिंडर घाटी कहाँ है? तो थराली जो कि एक उपजाऊ क्षेत्र था, उसको लूटते हुए 1699 ईस्वी में बांधवगढ़ पर विजय प्राप्त करता है। यहीं से नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा लेकर, ठीक है, यहीं से नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा लेकर अल्मोड़ा में नंदा देवी मंदिर की स्थापना करता है। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों से कहा था ना, बाज बहादुर चंद भी ये करता है, और कौन करता है ये दूसरा? ये ज्ञानचंद करता है, ठीक है, उद्योगचंद का पुत्र। तो अल्मोड़ा में नंदा देवी की स्थापना कर देता है। तो पश्चात वर्ष ये देख एक वर्ष पश्चात तीलू रौतेली द्वारा विजित साबली खाटली सेंधार पर पुनः कब्जा कर लेता है। तो 1704 ईस्वी में डूटी पर विजय प्राप्त कर पिता की हार का बदला लेता है ये, ठीक है। 1704 ईस्वी में डूटी पर विजय प्राप्त कर पिता की हार का बदला लेता है। इसी अभियान के दौरान, ठीक है, इसी अभियान के दौरान कुमाऊनी सेना मलेरिया की शिकार हो जाती है। मलेरिया भी आ जाता है उस टाइम पे, देखिए मलेरिया की शिकार हो जाती है, जिसके कारण ज्ञानचंद्र वापस राजधानी चला जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है फिर? तो इसमें देखिए ज्ञानचंद की देवी देवताओं में विशेष रुचि थी, पिता की भांति, ठीक है। उनके पिता ने भी काफ़ी मंदिर बनाए थे, उसी के अकॉर्डिंग वो भी चलता था। उसका जो पुत्र था ये ज्ञानचंद, ठीक है, और आस्था विश्वास वाला था। अनेक मंदिर बनाए थे, धर्मस्थलों का निर्माण कराया था इसने। मुख्यतः ड्यूटी अभियान के दौरान सूर व सिरा में उद्योगचंद और ज्ञानचंद ने चौपाला नकुलेश्वर कासनी मसौली आदि मंदिर चंद शैली में बनवाए थे। इनके द्वारा बनाए गए मंदिरों को देवल कहा जाता था। इनके द्वारा बनाए गए मंदिरों को देवल कहा जाता था, ठीक है। इनके द्वारा जो बनाए गए मंदिर थे उसको क्या कहा जाता था? देवल। जैसा कि बाज बहादुर चंद ने भी जो हथिया देवल बनाया था, एक हथिया देवल, उसको भी मंदिर कहा जाता था। तो जैसे उद्योग चंद है, बहादुर चंद है, और भी जो चंद हैं, ठीक है, तो उनके द्वारा जो बनाया जाता था, लगभग चंदवंश की उसमें जो बनाया जाता था उसको क्या कहते थे? देवल कहते थे, ठीक है। जो धार्मिक स्थल होते थे, जो मंदिर होते थे। उसके बाद आता है जगतचंद, ठीक है। जगतचंद के बारे में यहाँ पे देखिए 1708 से 1720 यानी 12 वर्ष शासन करता है, ठीक है। इसके बारे में अब थोड़ा सा यहाँ पे ये भी बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण शासक है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। जितना मैंने इंपॉर्टेंट शासक बताए थे 10 से 12, तो उसमें ये भी शामिल है जगतचंद। तो चंद्रवंश का अंतिम प्रतापी शासक जो है जगतचंद था। देखिए यहाँ पे चंद्रवंश का अंतिम प्रतापी शासक था ये, ठीक है। उसके बाद इतना प्रतापी शासक, शक्तिशाली शासक कोई दूसरा नहीं हुआ। इसके बाद चंद राजवंश की अवनति प्रारंभ हो गई थी। तो इसके पिता, ठीक है, इसने पिता और दादाजी के द्वारा विजित क्षेत्र पर अधिकार कायम रखा था। जो इसके पिताजी ने और इसके दादाजी ने जो अधिकार, जो क्षेत्र जीते थे ना, उस पर उसने जो अपनी जो जो अधिकार क्षमता है, जो अधिकार है, इसका मतलब उसने कायम रखा था, मेंटेन रखा था उसने लंबे समय तक, काफ़ी उस पर अपना अधिकार रखा था, तो कायम रखा था उसको लगा, ठीक है। तो साथ ही राज्य के विकास के लिए अनेकों निर्माण कार्य कराए। जुआरियों पर कर लगाया था इसने, ठीक है, जुआरियों पर कर लगाया था। जगतचंद का काल चंदों के इतिहास में सर्वाधिक उत्कर्ष का काल था। कुछ इतिहासकार ने जगतचंद के शासनकाल को कुमाऊं में स्वर्ण काल के नाम से संबोधित किया है, ठीक है। कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि जो इसका जो टाइम पीरियड था, तो वो स्वर्ण काल के नाम से संबोधित कर रखा है इसके काल को, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोटिस करिए, ठीक है। इसने गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर के शासक फतेहपति शाह पर आक्रमण करके अपने अधीन कर लिया था, ठीक है। और पहली बार संपूर्ण उत्तराखंड पर चंद्रवंश का शासन स्थापित किया था, ठीक है, जगतचंद ने। तो कुछ समय बाद ही जगतचंद की चेचक की बीमारी से मृत्यु हो गई थी, ठीक है, ठीक है। तो चेचक की बीमारी से मृत्यु किस चंद्र शासक की हुई थी? जगतचंद की, ठीक है, जगतचंद की मृत्यु हुई थी। तो आप ये बताइए
तो आप हो गया, मैं यहीं पे वहाँ बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो मैं अगर ऐसे क्वेश्चन करता हूँ तो कुछ लोगों को लगता होगा कि ये तो खाली क्वेश्चन ही करता है। तो देवी चंद की अगर बात करें यहाँ पे, उसके बाद, ठीक है, जगत चंद के बाद देवी चंद। देवी चंद इसका जो पुत्र होता है, तो 1720 से 28 तक रहता है ये। तो कहीं कहीं इसका 26 मिलता है दोस्तों, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आप लोगों को, 1720 से 26 मिलता है इसका जो टाइम पीरियड है। तो यहाँ पे कहीं कहीं आप लोगों को 28 मिलता है, ठीक है। तो ज़्यादातर मतलब यहाँ पे 28 है, मतलब मैंने उस तरीके से आप लोगों को बता रखा है। तो 26 भी मिलता है, कहने का मतलब ये। जगतचंद की मृत्यु के पश्चात उसका बड़ा पुत्र देवीचंद गद्दी पर बैठता है। देवीचंद भी गढ़वाल पर अधिकार बनाए रखना चाहता है, इसलिए वह भी इस पर आक्रमण करता है। पिता के द्वारा अपार धन लूटने के कारण खजाना भरा हुआ था, लेकिन, ठीक है, अपार धन लूटने के कारण खजाना भरा हुआ था, लेकिन देवीचंद चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की कहानियों से प्रेरित होकर कुमाऊं का विक्रमादित्य बनने के चक्कर में सारा धन अपने चाटुकार और पंडितों को दान दक्षिणा में दे देता है। तो मतलब ये चाहता है कि मतलब जो जो चंद वंश में जो जो साम्राज्य होता है इन लोगों का ना, जो चंद वंश जो देवी चंद है, तो उसके जो साम्राज्य में ये लोग क्या कहते थे कि मतलब ये जो इसके राज दरबारी थे, मतलब इसको एक सपना दिखाते थे कि ये विक्रमादित्य है, कुमाऊं का विक्रमादित्य बनने के सपने दिखाते थे इसको। तो उसके चक्कर में इसने काफ़ी कुछ खोया था, लेकिन था नहीं उतना जितना ये सोचता था अपने आप को, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। दास दरबारी भी इसको एक सपने दिखाई देते थे। तो एटकिंसन कहते हैं, तो ये एटकिंसन जो है ये इसको क्या कहते थे, तुगलक कहते थे, चंद्रवंश का तुगलक कहते थे, ठीक है। और विक्रमा ये वज्रदत्त पांडे भी इसमें कुछ कमेंट ऐसे कुछ लिखते हैं, ठीक है। ये इसको भी ये क्या कहते थे कि मतलब विक्रमाचंद्र, ये जो वज्रदत्त पांडे थे वो क्या कहते थे कि मतलब ये जो विक्रमादित्य है ना, वो उसकी बनने की चाह में ये क्या बन गया, मोहम्मद बिन तुगलक बन गया, ठीक है। इस टाइप की चाह रखता था ये काफ़ी। और इसने काफ़ी मतलब इसने गणाई के बीच भी युद्ध हुआ था, इसका गणाई का जो युद्ध हुआ था ये देवीचंद और प्रदीप शाह के बीच में हुआ था, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मेरे माइंड पे फटाफट आ रहे हैं वो चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ, जो काफ़ी इतिहास जो पूछता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जिसके बाद खजाना खाली हो जाता है, और खजाना खाली हो जाता है, और यहीं से कुमाऊं की उन्नति आरंभ हो जाती है, ठीक है। उन्नति कहाँ से होती है, उन्नति होगी फिर ऐसे में, ठीक है। इतिहासकारों ने देवीचंद को कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक कहा है, ठीक है। तो उसके बाद अजीत चंद आता है, कल्याण चंद आता है, दीप चंद आता है, मोहन चंद, प्रद्युम्न चंद, शिव चंद और महेंद्र चंद, ठीक है। तो इस टाइप के उपरोक्त शासक देवीचंद के बाद कुमाऊं पर शासन करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो भी ये शासक मैंने बताए, चंद्रवंश की अवनति हो जाने के कारण इन सभी शासकों का उल्लेख बहुत कम मिलता है, और इसमें केवल कल्याण चंद बहादुर के दौरान घटित घटनाओं का वर्णन ताम्रपत्र से मिलता है, जिसका शासनकाल जो है 1730 से 47, यानी 70 साल तक, ठीक है, ईस्वी के बीच बताया जाता है। कल्याण चंद एक कमजोर और भोगविलासी शासक था, ठीक है, भोगविलासी शासक था, जो गढ़वालियों से डरकर, ठीक है, गढ़वालियों से डरकर नेपाल भाग गया था। इस टाइप का शासक था ये। बाद में अनुपसिंह तड़ांग द्वारा कल्याण चंद को वापस लाया गया था। इसके द्वारा जो है कल्याण चंद को वापस लाया गया और गद्दी पर बैठाया गया, और यह एक अत्याचारी शासक था फिर, ठीक है, यह एक अत्याचारी शासक था। सबसे पहले आरामदायक जीवन के लिए अल्मोड़ा में चौमहल बनवाया था इसने। चौमहल किसने बनवाया था, कल्याण चंद ने बनाया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसी के समय 1743 से 1744 ईस्वी में रुहेलखंड कटेहरा के सरदार अली मोहम्मद खान ने कुमाऊं पर आक्रमण कर दिया था, ठीक है। सरदार अली मोहम्मद ने करा था ना आक्रमण उस टाइम पे, और खूब लूट मचाई। भीमताल के निकट छकाता परगना में दोनों का घमासान युद्ध हुआ, और इसमें कल्याण चंद की करारी हार हुई। कल्याण चंद जान बचाते हुए गढ़वाल की ओर भाग गया। इस तरह राजधानी अल्मोड़ा रोहिलों के हाथों में आ गई, ठीक है। किसके हाथों में आ गई, रोहिलों के हाथों में आ गई इस तरह से। उसके बाद अवध के नवाब मंसूर अली खान ने कुमाऊं राज्य के तराई क्षेत्र पर बिलारी और सरवाना ग्रामों पर अधिकार कर लिया था। तो आप लोगों को पता है कि मतलब जब जैसे दीपचंदा आता है, इसके बाद जो मैं कहा आप लोगों ने प्रद्युम्न साहब, वो मोहनचंद, शिवचंद, ये सब आते हैं ना। उसके बाद लास्ट जो रहता है मोहनचंद आता है, 1788 1790 उसका टाइम रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से चंद्रवंश का समाप्त हो जाता है। मैं आप लोगों के लिए एक विशेष
अब सिर्फ एक टैक्स वाला बनाऊंगा, ठीक है, जो कर से संबंधित था। चंद्रवंश में जो कुछ इस टाइप की जो शासन में मतलब जो अच्छाइयाँ बुराइयाँ क्या थी चंद्रवंश से संबंधित जो कुछ फैक्ट थे, सिर्फ एक वीडियो में और बनाने की कोशिश करूँगा इस पर, ठीक है। उसमें आप लोगों को जो चंद्रवंश से कर थे, जो मंदिर मस्जिद मंदिर थे, मतलब किसने क्या बनाया, वो वन लाइनर तरीके से मैं आप लोगों को वहाँ पे बताऊँगा, ठीक है। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर लाइक करें, ज़रूर कमेंट करें और ज़रूर शेयर करें, ठीक है। और आपका ये काम मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेट है, ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसका एक पार्ट नेक्स्ट आएगा जिसमें मैं पूरा निचोड़ होगा उसका, ठीक है, वन लाइनर तरीके से बनाऊँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए वीडियो।